नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स में। ये बहुत ही गजब कोर्स है और आप ये समझ सकते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर। बट बिफोर दैट आई वुड से कि आप इस पे कुछ मंथ्स प्रैक्टिस करें, अपने आसपास के लोगों के चार्ट पे अप्लाई करें ट्रिक्स, उसके बाद ही प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो जिसको आप चूज नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है। तो इट मीन्स अगर आप इस कोर्स में आ गए हैं तो यू आर हाईली ब्लेस्ड बाय द डिवाइन, और तभी डिवाइन ने आपको चूज किया एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। तो आपको भी अपना टाइम एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए इन्वेस्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर टुडे। ठीक है, तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का जो एस्ट्रोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, हम ये बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से इन्वेंट किया गया, किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को यूज़ किया गया। देखिए एस्ट्रोलॉजी कैसे आई कि पहले जो हमारे ऋषिज थे, उन हज़ारों साल पहले उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोनॉमी को स्टडी किया। एस्ट्रोनॉमी मीन्स हमारे जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं यूनिवर्स में, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया कि सन का पैटर्न क्या बन रहा है, मून का पैटर्न क्या बन रहा है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ्स पे क्या पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमारे ऋषिज ने हज़ारों साल पहले सेलेस्टियल बॉडीज़ का इम्पैक्ट देखा कि अर्थ पे क्या उसका इम्पैक्ट है, ह्यूमन लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट है। तो उस स्टडी को क्या बोला गया, एस्ट्रोलॉजी बोला गया, ज्योतिष बोला गया। मीन्स ज्योत प्लस ईस्ट, आपकी ईस्ट की ज्योत मीन्स लाइट। तो आपका ईस्ट आपको एक लाइट दिखाता है जिससे कि आप अपने लाइफ के पैटर्न्स को अच्छे से समझ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट से, जिसको हम कुंडली बोलते हैं या फिर हम होरोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाड़ी की बात करते हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है। बेसिकली नाड़ी जो वर्ड है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है। जो नाड़ी वर्ड आया वो साउथ इंडिया से ही आया, राइट। और नॉर्थ इंडिया में इसको क्या बोला जाता है, इसको समिथा बोला जाता है। अब जैसे देखिए कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, हमारी कंट्री में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में उनकी अपनी एक लैंग्वेजेस हैं, है ना। जैसे कि बंगाल की लैंग्वेज अलग है और राजस्थान की अलग है, यूपी की अलग है, बिहार की अलग है। इसी तरीके से सेम सेंटेंस को हर एक स्टेट में अलग तरीके से बोला जाता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है। इसी तरीके से भृगुनंदी नाड़ी, जो हम नाड़ी शब्द पढ़ रहे हैं, वो नाड़ी को साउथ में नाड़ी बोला गया और उसी को नॉर्थ इंडियन समिथा बोलते हैं। ठीक है, नाड़ी जो यूज़ होती है वो साउथ में यूज़ होती है और वो जो पाम लीव्स पे लिखी जाती है, साउथ में पाम लीव्स पे लिखी जाती है। और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, वो हैंड रिटन होती है, हाथ से लिखी जाती है। सबसे पहली बात तो ये। अब नाड़ी को हमने जैसे देखा कि दो पार्ट में डिवाइड किया, जीव नाड़ी, अजीव नाड़ी। अजीव नाड़ी को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, मंत्र नाड़ी और तंत्र नाड़ी। ऐसा माना जाता है कि अभी तक जितना देखा गया है रिसर्चेस में कि टोटल 72 नाड़ीज, अजीव नाड़ीज प्रेजेंट हैं, जिसमें से कि 36 मंत्र नाड़ी हैं और 36 ही तंत्र नाड़ीज हैं। ठीक है, अजीव नाड़ी रेगुलर एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में यूज होती है। जो भी हम पढ़ेंगे वो अजीव नाड़ी है। भृगुनंदी नाड़ी इज अजीव नाड़ी। और जो जीव नाड़ी होती है वो पाम लीव्स पे लिखी जाती है, जो आज भी साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो प्रेडिक्शंस में पाम लीव्स को ही यूज करते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भृगुनंदी नाड़ी में, या हम और भी जो नाड़ीज होती हैं, उसमें जुपिटर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें आप थोड़ा सा ये मान के चलिएगा कि अगर आप वैदिक ज्योतिष आपने पढ़ा है तो वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष काफ़ी डिफर करता है। ठीक है, तो भृगुनंदी नाड़ी के रूल्स अपने अलग हैं। इसको वैदिक ज्योतिष के साथ आप ना मिक्स करें तो बहुत सिंपल और बहुत ईजी रहेगा सीखना नाड़ी ज्योतिष। ठीक है, तो जुपिटर को बहुत ही स्पेशल स्टेटस दिया गया है भृगुनंदी नाड़ी में, क्योंकि जुपिटर को उन्होंने जीव कारक माना है। जीव मतलब जो जान है ना, जान है तो जहान है। तो यानी कि अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम अ जीव, आप भी एक जीव है ना, जिसके अंदर जान है। तो जो भी ये प्रिडिक्शन करते हैं उसमें जुपिटर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जुपिटर को जीव कारक मानते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी के 4 पिलर्स को पढ़ना। एस्ट्रोलॉजी के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हाउसेस, आपने सुना होगा भाव, है ना। हाउसेस को भाव भी बोलते हैं और घर भी बोलते हैं, तो बेसिकली इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज का फ़र्क है, बात सेम है। तो 12 हाउसेस होते हैं हमारे चार्ट में, ठीक है। 12 राशि होती हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। एज ऑफ नाउ अभी हमारा जो कोर्स है इसमें नक्षत्र नहीं है भृगुनंदी नाड़ी में, तो हम 12 हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, 12 राशिस के बारे में पढ़ेंगे और 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउसेस के कारक तत्व क्या होते हैं? अब हम जैसे सपोज आपने कभी कुंडली देखी होगी, उसमें कुछ डायमंड टाइप का डिजाइन बना होता है ना। नॉर्थ इंडियन चार्ट अलग स्टाइल का होता है, साउथ इंडियन चार्ट अलग स्टाइल का होता है। हम जो पढ़ेंगे वो नॉर्थ इंडियन हम जो पढ़ेंगे वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 12 हाउसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम कोई चार्ट देख रहे हैं तो उसमें हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सा हाउस क्या बता रहा है। कारक तत्व मीन्स सिग्निफिकेशन, हर एक हाउस का अपना कुछ काम है ना। तो अब जैसे कि सपोज कीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंट्री है, एक कंट्री में गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, है ना, कि ये डिफेंस का काम देखेंगे, ये एग्रीकल्चर का काम देखेंगे, ये फूड का काम देखेंगे, ये होम मिनिस्ट्री का काम देखेंगे, ये फॉरेन ट्रेड का काम देखेंगे। सिमिलरली हमारा 12 हाउसेस भी हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बताता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से इसको मान के चलिए। सबसे पहला हाउस क्या बताता है? सबसे पहला हाउस हमारे बारे में बताता है। जैसे हमने जन्म लिया, है ना, तो हमारे जन्म लेते ही हम खुद कैसे हैं, हमारा सेल्फ, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारे लुक्स कैसे होंगे, हमारे हेयर कैसे होंगे, हमारा फेस कैसा होगा और हम कैसे दिखते होंगे, हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, और सब कुछ हमारे बारे में और हमारी हेल्थ के बारे में भी, ठीक है। तो सेल्फ, पर्सनालिटी, अपीयरेंस, लुक्स, ये सब चीज़ कौन बताएगा? ये फर्स्ट हाउस बताएगा। सेकंड हाउस क्या होता है कि अब देखिए फर्स्ट हाउस में पर्सन को अपनी बॉडी मिल गई, अपने बारे में उसने देख लिया। अब उसको उसके बाद क्या होता है? उसको उसकी फैमिली मिलती है ना। तो सेकंड हाउस हमें क्या बताएगा? हमारी फैमिली के बारे में बताएगा, हमारी वाणी के बारे में बताएगा, जो हम बोलते हैं, स्पीच, है ना, और हमारी सेविंग्स के बारे में बताएगा। अब सेविंग्स किसी भी रूप में हो सकती हैं, सेविंग्स हमारी ज्वेलरी के टाइप में भी हो सकती है, जो भी जुड़ा हुआ धन, इसमें हम अर्निंग नहीं देख रहे, सेविंग्स देख रहे हैं, जो सेव्ड अमाउंट है, जो जुड़ा हुआ धन है, संचित धन जो है। तो ये हमारी एसेट्स हो सकते हैं किसी भी तरीके से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कैश हो, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं, ज्वेलरी है, सेविंग्स है, फैमिली, स्पीच, ये सब हम कहाँ से देखते हैं? ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और यहाँ से हम अपना ससुराल भी देखते हैं, जो भी शादी के बाद की फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली, वो भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। थर्ड हाउस से हमें क्या दिखता है? हम अपने यंगर सिबलिंग्स को देखते हैं, जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। सेकंड हाउस में हमने देखा स्पीच मतलब आवाज़, वाणी, जो हम बोल रहे हैं। अब हमारी वाणी कैसी भी हो सकती है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी कैसे हो सकती हैं, है ना। तो सपोज कीजिए, अगर इसको अच्छे से समझना है, तो जैसे कई लोगों को, जैसे जन्म के बाद कई बच्चे बहुत लेट बोलते हैं, तो उनका सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड होता है, क्योंकि वो वाणी का हाउस है ना। तो अगर हम कम्युनिकेशन स्किल को समझना हो तो मीन्स, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुपर्ब है, मतलब ऐसी स्किल्स है उनके पास कम्युनिकेट करने की कि वो सामने वाले को अच्छे से इम्प्रेस कर लेते हैं। तो वो वाली स्किल्स जो देखते हैं वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस किसका होता है? यंगर सिबलिंग्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, स्ट्रेंथ का हाउस होता है बेसिकली। इसको पराक्रम भाव बोला जाता है। तो जो भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, करेज है, स्ट्रेंथ है, जो भी हमारी, वो सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। यहाँ से हम लॉसेस भी देखते हैं, एफर्ट्स भी देखते हैं, जो हमने लाइफ में डेली लगा रहे हैं किसी ना किसी काम को करने के लिए। और साथ ही साथ हम इससे शॉर्ट ट्रैवल भी देखते हैं, जो भी छोटे टाइम का ट्रैवल होता है, या फिर 2-3 दिन का घूमना फिरना, इंटरस्टेट ट्रैवल, इंट्रास्टेट ट्रैवल, है ना। तो ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस से हम देखते हैं पीस ऑफ माइंड,
कि हमारे दिमाग में कितनी शांति रहती है और हमारे घर का सुख, बेसिकली सुख देखते हैं। सुख कब होगा? जिसके मन में शांति होती है उसी की लाइफ में सुख भी होता है ना। और सुख हमें कहाँ से मिलते हैं? माँ से मिलता है सबसे पहले। तो यहाँ से हम मदर को भी देखते हैं। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हमें सुख देती हैं लाइफ में, लग्जरीज, कंफर्ट्स, प्रॉपर्टी, घर, पैसा, पैसा इन द फॉर्म व्हीकल्स, जो भी आपको चीज़ें कंफर्ट दे रही हैं लाइफ में, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या होता है हमारा? अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है तो मीन्स हमारे पास्ट लाइफ कर्म अच्छे हैं, है ना। पूर्व पुण्य का हाउस है। बेसिकली जो पहले आप पुण्य करके आए हो वो आपका फिफ्थ हाउस बताता है। तो ये पास्ट लाइफ कर्म बताता है आपके, है ना। आपके चिल्ड्रन के बारे में बताता है, आपकी एजुकेशन के बारे में बताता है, आपके नॉलेज के बारे में बताता है, और आपकी लव लाइफ के बारे में भी फिफ्थ हाउस बताता है। आपकी हॉबीज़ कैसी हैं, आप कितने क्रिएटिव हो, ये सब चीज़ें हमें फिफ्थ हाउस से ही पता लगती हैं। सिक्स्थ हाउस क्या होता है? बेसिकली सिक्स्थ हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में रोग, ऋण और शत्रु। तीन चीज़ें हैं, रोग, ऋण, शत्रु। रोग मीन्स डिजीजेस, ऋण मतलब जो भी आपने लोन्स वगैरह ले रखे हैं लाइफ में, शत्रु मीन्स एनिमीज, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें सिक्स्थ हाउस बताता है। इसके साथ साथ जो बहुत लोग चूक जाते हैं वो ये कि ये कंपटीशन का हाउस भी है। कंपटीशन मीन्स जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसका भी हम सिक्स्थ हाउस से ही पता लगाते हैं कि हमारी लाइफ में कितना कंपटीशन हम जीत पाएंगे, तो वो भी यहीं से पता लगता है। और अगर कोई भी पर्सन जॉब कर अगर कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है, किसी भी तरीके की सर्विस कर रहा है, तो वो भी हम सिक्स्थ हाउस से ही देखते हैं। नेक्स्ट इज सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस किसके बारे में बताता है? हमारी मैरिज के बारे में। मैरिज मीन्स स्पाउस के बारे में, चाहे वो आपका हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, और किसी भी तरीके की पार्टनरशिप। अब चाहे वो पार्टनरशिप पर्सनल लाइफ में तो शादी हो गई, प्रोफेशनल लाइफ में तो बिजनेस पार्टनरशिप हो गई। तो बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज, स्पाउस और आपकी डेली इनकम, डेली हैबिट्स, ये सब हम सेवेंथ हाउस से ही देखते हैं। नेक्स्ट इज एट्थ हाउस। एट्थ हाउस से हमें क्या पता लगता है? हमारी लॉन्गेविटी, हम कितना जिएंगे, हमारी एज कैसी होगी, वो हमें पता लगता है। ये बेसिकली एक मिस्ट्री वाला हाउस है। मिस्ट्री, जो चीज़ें गुप्त होती है ना, वो यहाँ से पता लगती हैं लाइफ में। और जितना भी आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति, वो भी हम यहीं से देखते हैं। और जो भी ऑकल्ट साइंसेज हैं, क्योंकि ऑकल्ट साइंसेज क्या है, ये भी मिस्ट्री है। कितनी गहरी है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या टैरो, ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अनंत जो भी चीज़ इन्फानाइट है वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। एट्थ हाउस हमेशा हमें पेन, सॉरोज देता है, क्योंकि डेथ भी होती है तो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को सॉरो देता ही है ना, पेन देता ही है। और जो भी चीज़ें सडन होती हैं, क्योंकि डेथ क्या है, डेथ भी सडन है। डेथ कभी आपको बता के नहीं आती कि मैं आज आ रही हूँ या 2 साल बाद आऊँगी, सडन ही होती है हमेशा। तो जो भी सडन हैपनिंग्स है आपकी लाइफ में, एकदम से होने वाली चीज़ें, वो भी एट्थ हाउस ही बताता है। नेक्स्ट इज नाइन्थ हाउस। एट्थ हाउस के बाद नाइन्थ हाउस आया। नाइन्थ हाउस होता है लक का, डेस्टिनी का, जो भाग्य भाव बोलते हैं इसको। तो जो भी आपका भाग्य कैसा है वो आपका नाइन्थ हाउस बताएगा। और ये आपके फादर के बारे में भी बताता है, और फादर के साथ साथ ये आपकी हायर एजुकेशन के बारे में बताता है कि आपकी हायर एजुकेशन कैसी होगी। ये धर्म का भी भाव है, आपका रिलीजन की तरफ कैसा रुझान रहेगा, ये भी आपको टेंथ हाउस बताएगा। हायर एजुकेशन हो गया, फादर हो गया, और लाइफ में आपको कैसे गुरु मिलेंगे, कैसे मेंटोर मिलेंगे, ये सब भी आपको कौन बताएगा? नाइन्थ हाउस बताएगा। टेंथ हाउस आता है आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का और आपके फादर का। नाइन्थ, टेंथ से दोनों से ही फादर के बारे में देखा जाता है। 11th हाउस होता है हमारे प्रॉफिट्स एंड गेन्स का। अब जो भी हमने 10th हाउस में हमने प्रोफेशन देखा, प्रोफेशन से जो भी हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, गेन्स हो रहे हैं, या लाइफ में हमारी जो भी मनोकामना पूर्ति वाला हाउस है वो 11th हाउस है, मीन्स विश फुलफिलमेंट, है ना। और ये हमारे सोशल सर्कल के बारे में बताता है, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा वो भी ये बताता है। और ये हमारे एल्डर सिबलिंग्स के बारे में भी बताता है। जैसे 3rd हाउस हमने देखा यंगर सिबलिंग्स, मतलब छोटे भाई बहन। 11th हाउस एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन, ठीक है। लास्ट हमारा है 12th हाउस। 12th हाउस हमें किस चीज़ के बारे में बताता है?
ट्वेल्थ हाउस बताता है फॉरेन के बारे में। काफ़ी लोग पूछते हैं ना फॉरेन ट्रैवल होगा या नहीं होगा, तो वो ट्वेल्थ हाउस से भी देखा जाता है। साथ ही साथ ये आइसोलेशन का हाउस है। आइसोलेशन कहाँ पर होता है? जहाँ पे इंसान अकेला रहता है, जेल, हॉस्पिटल, तो ऐसी जगहों को भी ट्वेल्थ हाउस बताता है। जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन, और आपका जो भी खर्चा है, एक्सपेंसेस, उसके बारे में भी बताता है। साथ ही आपके सीक्रेट एनिमीज, जो गुप्त एनिमीज होते हैं ना, गुप्त शत्रु, उसके बारे में भी ट्वेल्थ हाउस बताता है। आपकी शादी के बाद की बेड लाइफ कैसी रहेगी, बेड प्लेजर्स कैसे होंगे, वो भी ट्वेल्थ हाउस बताता है। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे ट्वेल्थ हाउस क्या क्या सिग्निफाई करते हैं, हमें लाइफ में क्या क्या बताते हैं। अब हम देखेंगे प्लैनेट के कारक तत्व। जैसे कि 12 हाउस है, अब हमें उनका आइडिया लगा कि हम 12 हाउस क्या क्या फंक्शन है। अब 12 हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो कैसे बिहेव करेगा, वो हमें कब पता लगेगा? जब हम 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए सन को सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्यों दी गई? क्योंकि दिन की जो शुरुआत होती है वो सूर्य से ही होती है। अगर सूर्य सुबह ना दिखे, सूर्य सुबह राइज ना हो, तो देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। अर्थ पे कोई लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि सर्वाइवल ही सन से पॉसिबल है। सन के बाद हमें जो दूसरा प्लैनेट दिखता है ना, ग्रह दिखते हैं, वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव रात को ना हो तो लाइफ तब भी पॉसिबल नहीं है। तो यूनिवर्स का कुछ ऐसा संगम बना हुआ है कि हर चीज़ का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो सन सबसे पहले, अगर हम रिलेशन की बात करें तो सन फादर को डिनोट करता है और सन को डिनोट करता है, मतलब बेटे को। तो अगर आपको अपने फादर और बेटे के बारे में जानना है तो आपको सन की पोजीशन देखनी पड़ेगी प्लैनेट्स में। ठीक है, सन का क्या है? सन एक राजा है। सूर्य क्या है? एक राजा है। वो एक टाइम पे आता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बरसात हो। तो राजा क्या है? राजा का नेचर होता है देने का। सन कभी हमसे लौट के मांगता नहीं है कि मैं रोज आ रहा हूँ, मैं हजारों साल से आ रहा हूँ और आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, है ना। तो उस राजा का काम क्या होता है? देने का होता है, गिविंग का होता है, गिविंग नेचर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, लीडरशिप का होता है, इनिशिएशन का होता है। क्योंकि जो दिन की शुरुआत है, इनिशिएशन मीन्स दिन की शुरुआत ही किससे हो रही है? सूर्य से हो रही है। तो जो भी सन की चीज़ें हैं वो क्या है? बेसिकली लीडरशिप वाली हैं। एक राजा क्या होता है? लीडर होता है, अथॉरिटेटिव होता है। मीन्स जो भी वो कर रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रखता है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या उससे कुछ गलत हुआ तो वो अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सूर्य वाला आदमी वो कभी नहीं कहेगा कि ये मेरे से गलत हुआ, पर वो किसी और पे ब्लेम कभी भी नहीं करेगा। तो हमेशा सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी हर एक काम के लिए। ठीक है, सूर्य वाला व्यक्ति हमेशा उसका नाम होता है, उसके फेम होता है, क्योंकि राजा तो पॉपुलर हो गई ना, फेमस हो गई। तो बेसिकली लीडरशिप, अथॉरिटेटिव क्वालिटीज, डोमिनेंस, नेम, फेम, ये सब सूर्य की क्वालिटीज हैं। ठीक है, सूर्य को हम किसका कारक बोलते हैं? आत्मा का कारक बोलते हैं। तो सूर्य को हम आत्मा कारक बोलते हैं। मून क्या है? मून हमारी लाइफ में हमारी मदर को बताते हैं। ठीक है, सन फादर को बताते हैं, मून मदर को बताते हैं और मदर इन लॉ को भी बताते हैं। मून का बेसिकली काम क्या है? मून हमारे मन को दर्शाता है, हमारे इमोशंस को दर्शाता है, हमारे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। क्योंकि हमारे जो रिलेशनशिप बनते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो मन से ही होती है ना। तो जितने भी हमारे इमोशंस की बात है, रिलेशंस की बात है, वो हम मून से देखेंगे। और मून क्या है? वाटर है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो जितनी भी हमारी लाइफ में बोलते हैं ना कि फ्लो रुक गया है, पैसे का फ्लो रुक गया है, तो डेली कैश जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी जिसे बोलते हैं, वो भी हम मून से ही देखते हैं। जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, वो सब हम मून से देखते हैं। मून को हम मन का कारक बोलते हैं, मनोकारक, है ना।